हे मूवी स्टार फैमिली, वेलकम बैक। 2015 की मैकबेथ मूवी आज मैं सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर जस्टिन कर्जल। IMDb रेटिंग 6.6। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट पक्के से करें, साथ चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस करें ऐसी अच्छी और यूनिक कहानियों के लिए। कहानी की शुरुआत स्कॉटलैंड में होती है। ग्लैमिस के नवाब और उसकी पत्नी अपने 5 साल के बच्चे को कब्र दे रहे हैं। बेटे की मौत से दोनों दुख से ओतप्रोत हो गए हैं। दूर मैदान से उन्हें 3 औरतें देख रही है। ये वही आदमी के बारे में बातें कर रही है जिसका नाम मैकबेथ है। मैकबेथ ग्लैमिस का नवाब है और स्कॉटलैंड के राजा डंकन की सेना का सेनापति भी। उसकी वीरता और शौर्य के चर्चे दूर दूर तक फैली हुई है। ये वो दौर है जब पूरा स्कॉटलैंड गृह युद्ध से गुजर रहा है। नॉर्वे और आयरलैंड जैसे देशों ने स्कॉटलैंड पर हमला कर दिया है और राजा डंकन अपने देश के कई क्षेत्र गंवा चुका है। उसके खुद के नवाबों ने उस पर भरोसा छोड़ दिया है और दुश्मनों से स्कॉटलैंड के हार का सौदा पहले ही कर चुके हैं। विरोधी सेना की अगुवाई मैकडॉनवाल्ड कर रहा है, जो कभी राजा डंकन का वफादार सिपहसालार हुआ करता था। एलोन की लड़ाई स्कॉटलैंड का भविष्य निर्धारित करेगी। अगर हार उनकी किस्मत में आई तो डंकन की राजघराने में वो आखिरी राजा होगा। सत्ता उनके परिवार के हाथ से चली जाएगी। इस लड़ाई को लड़ने के लिए राजा डंकन ने अपनी आखिरी संसाधन और सबसे जाबाज सैनिकों को भेजा है, जिन्हें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। और इस सेना का प्रतिनिधित्व करेगा ग्लैमिस का नवाब मैकबेथ और राजा डंकन की सेना की एक टुकड़ी जिसका सेनापति है बैंक्यो। आखिरकार एक घमासान युद्ध के बाद मैकबेथ ने स्कॉटलैंड को विजय हासिल कराई। इस पूरे समय वो 3 औरतें की नजर मैकबेथ पर गड़ी है। ऐसा लग रहा है मानो वो उसे परख रही है कि वो कितना लायक है। जल्द ही इस जीत की खुशी की खबर राजा डंकन तक पहुंची और देश विद्रोही मैकडॉनवाल्ड का सर कलम कर दिया गया। युद्ध में मरे योद्धाओं को मैकबेथ और बैंक्यो इकट्ठा कर रहे हैं कि तभी उनकी नजर दूर उन्हीं 3 औरतों पर पड़ी, जो मरे लोगों की कलाई काटकर खून इकट्ठा कर रही है। मैकबेथ ने आवाज दी, कौन हो तुम सब? वो उसके पास आकर उसे छूकर देखने लगे और जवाब में पहली औरत ने कहा, तुम ग्लैमिस के नवाब हो, जो कि मैकबेथ पहले से ही है। फिर दूसरी ने कहा, तुम कवाडोर के नवाब बनोगे, जिसे सुनकर मैकबेथ को आश्चर्य हुआ। और फिर तीसरी ने कहा, तुम तो स्कॉटलैंड के राजा बनोगे। इस बात ने मैकबेथ और बैंक्यो दोनों को हैरान कर दिया। ये उन 3 औरतों की भविष्यवाणी है। वही खड़े बैंक्यो ने पूछा, और मेरे लिए कुछ नहीं कहेंगे? जवाब में उनमें से एक औरत ने कहा, तुम राजा नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारी पुश्ते स्कॉटलैंड की राजगद्दी पर जरूर बैठेगी। ये कहकर वो औरत जैसे हवा में गुम हो गई। मैकबेथ और बैंक्यो वही खड़े सोचते रह गए कि वो ऐसा क्या और क्यों कहकर गई। वहाँ से सोच हटाकर अब वो वापस घायल सैनिकों की मरहम पट्टी करने लगे। तभी राजा डंकन का दूत आया और सबको राजा की तरफ से जीत की बधाई दी और मैकबेथ से कहा, गद्दार मैकडॉनवाल्ड की सजा देने के बाद राजा ने अब तुम्हें कवाडोर का नया नवाब घोषित कर दिया है। ये सुनकर वो और बैंक्यो चकित होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन जादूगरनियों की बात सच हो रही है। रात में शहीदों के शव को आग लगाकर वो बची सेना के साथ वापस लौट गए। राजा डंकन अपना आभार प्रकट करने के लिए आधे रास्ते में ही खड़ा उनका इंतजार कर रहा है। मैकबेथ दुश्मनों का कटा सर उन्हें सौंपकर उनकी बढ़ाई ग्रहण कर अपने इलाके ग्लैमिस के लिए रवाना हो गया, जहाँ उसके लोग और उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ इंतजार कर रही है। इस बीच उसे मैकबेथ का खत मिल चुका है, जिसमें उसने युद्ध में जीत के अलावा उन 3 जादूगरनियों की बात भी लिखी है, जिसे सुनकर लेडी मैकबेथ महत्वाकांक्षी हो गई। अगर भविष्य को यही मंजूर है तो हमें उसका आदर करना चाहिए। जब मैकबेथ घर पहुंचा, उसकी पत्नी की आंखों में उसे देखकर एक चमक है। ये चमक उसकी वापसी से कहीं बढ़कर आने वाले कल के लिए है। मैकबेथ ने उसे बताया कि कल राजा डंकन उनके यहाँ दावत पर आने वाले हैं। लेडी मैकबेथ बोली, ये तो बहुत सुनहरा अवसर है। किस्मत का ताज खुद चलकर तुम्हारे पास आया है। जरूरत है तो बस हाथ बढ़ाकर उसे अपने सर पर पहनने की। समय किसी का मोहताज नहीं होता, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। ये जिस तरह आया है वैसे ही जल्दी गुजर भी जाएगा। कुछ एक दिनों में उसने इतना कुछ गवा दिया है कि कुछ पाने की चाह ही खत्म हो गई है। अगले दिन राजा डंकन अपने अंगरक्षकों के साथ मैकबेथ के यहाँ पहुँचे। लेडी मैकबेथ ने उनका स्वागत किया
दावत के बाद राजा ने इस खुशी के मौके पर अपने बेटे मैलकॉम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सबके बीच मैकबेथ और उसकी पत्नी भी वहीं खड़े हैं। मैकबेथ वहाँ से बाहर निकल गया। वो शाम से उस हुई भविष्यवाणी से अपना ध्यान हटाना चाह रहा है, मगर हो उसके सामने रही है वही सब चीजें जो राजगद्दी उसे मिलनी चाहिए थी, वो राजा के बेटे को मिल रही है। एक अजीब से उधेड़-बुन में वो फंसा हुआ है। एक तरफ वो राजा का विश्वास पात्र है, दूसरी ओर उसका भविष्य। उसे महफिल में न देख लेडी मैकबेथ भी उसके पीछे गई। मैकबेथ को अपने रास्ते से भटकता देख उसने उसे कमजोर कहा, उसके पुरुष होने को धुतकारा, उसे उनके मरे बच्चे की कसम दी और कहा, अपना काम पूरा करो। मैंने पहले ही राजा के अंगरक्षकों को नींद की दवाई दे दी है, राजा के बचाव के लिए कोई भी नहीं आ पाएगा। मैकबेथ को भी लगने लगा कि हाँ, उसके और उसकी गद्दी के बीच में सिर्फ राजा ही तो है, और पत्नी के बहकावे में आकर राजा के खेमे में उसे मारने घुस गया। अपने विश्वसनीय मैकबेथ के घर में राजा सुकून से सोया है। मैकबेथ ने खंजर उठाया और राजा के सीने पे वार करता रहा जब तक कि डंकन ने विरोध करना बंद नहीं कर दिया। जुर्म को लगता है कि उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन जुर्म के होने के साथ सबूत भी जन्म लेते हैं, और मैकबेथ के जुर्म का सबूत है राजा का बेटा मैलकॉम। लेकिन वो अभी इतना ताकतवर नहीं कि मैकबेथ के खिलाफ खड़ा हो सके और डरकर भाग गया। बाहर लेडी मैकबेथ उसके काम खत्म करने का इंतजार कर रही है। जब मैकबेथ आया, खंजर तो उसके हाथ में ही रह गया। झट से उसके हाथ से राजा के खून के प्रमाण को उसके हाथों से छीनकर वो अंदर खेमे में गई और खंजर जड़ी बूटी के नशे में सोए हुए राजा के सैनिक के हाथ में थमा दिया और उनके हाथों और चेहरों पे डंकन का खून लगा दिया ताकि राजद्रोह का शक उन पर जाए। सुबह अनजान बनते हुए मैकबेथ जब राजा डंकन के खेमे तक आया, फीफी क्षेत्र का नवाब और राजा का खास मैकडफ बाहर खड़ा उनके उठने का इंतजार कर रहा है। अजीब बात है, आज मुझे देर कैसे हो गई उठने में, राजा भी अभी तक नहीं उठे। मैकबेथ बोला, चलो अंदर चले, और अंदर जाकर उनके होश उड़ गए। देखते देखते ये खबर पूरे गांव में फैल गई, राजा डंकन का किसी ने खून कर दिया है। मैकडफ ने राजा के बेटे मैलकॉम को आवाज लगाई, पर वो तो कहीं नहीं मिला। इधर सोए हुए सैनिकों के हाथ में खून का खंजर देख अपना जुर्म छुपाने के लिए मैकबेथ ने उन्हें नींद में ही मार डाला। ये देखकर मैकडफ हैरान है। अब चर्च की घंटी बजाकर सबको सूचना दी गई। देखते देखते लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। राजा के अंतिम संस्कार के बाद सवाल उठने लगे कि कातिल कौन है। राजा की बेटी की अनुपस्थिति में सबका शक उसी पर जा रहा है, लेकिन वो ऐसा करेगा क्यों? उसे तो पिछली रात ही राजा घोषित कर दिया गया था। तब वहाँ खड़ा बैंक्यू ने कहा, अब राजा की खाली गद्दी मैकबेथ को ही जाएगी, क्योंकि अब वो ही उनका अगला नजदीकी रिश्तेदार है। दरअसल मैकबेथ राजा डंकन का चचेरा भाई है। बैंक्यू ने ऐसा अपने स्वार्थ के लिए कहा। अगर मैकबेथ राजा बनेगा तो उसके बाद उसके बेटे को ही गद्दी मिलेगी। कुछ दिन बाद मैकबेथ अपनी पत्नी सहित महल की तरफ रवाना हुआ। आखिरकार जादूगरनियों की भविष्यवाणी फलीभूत हुई। मैकबेथ पहले कॉर्नवाल का नवाब बना और अब पूरे स्कॉटलैंड का राजा। पूरे सभा के बीच उसका राज्य अभिषेक हुआ। उसे समस्त स्कॉटलैंड ने अपना राजा माना। लेकिन एक चोर के मन में पकड़े जाने का डर सबसे ज्यादा रहता है। उसका दिमाग भ्रमित रहने लगा। जिस सत्ता को उसने 100 पाप करके पाया है, उसके हाथ से निकल जाने का डर सताने लगा। ज्यादातर वक्त अकेले में गुजारने लगा। कोई धुंध है जो उसके दिल दिमाग में छटती ही नहीं। एक दिन उसने लेडी मैकबेथ से कहा, हमने एक सांप अपने महल में छोड़ रखा है, आज नहीं तो कल वो डसेगा जरूर। यहाँ वो अपने सबसे करीबी दोस्त बैंक्यू और उसके बेटे की बात कर रहा है। वो उन्हें रास्ते से हटाना चाहता है। लेडी मैकबेथ इस नए मैकबेथ को देखकर हैरान है। वो इंसान कहाँ लुप्त हो गया जो दोस्ती और वफादारी को सबसे अहम मानता था। लेडी मैकबेथ समझ गई कि उसने एक बिच्छू को जन्म दे दिया है, जिसकी फितरत में ही होता है बार बार डंक मारना। फिर चाहे वो हाथ उसकी मदद के लिए क्यों ना आगे बढ़ा हो, उसे वापस इंसान बनाना नामुमकिन है। मैकबेथ ने जरूरी विषय पर बात करने के लिए बैंक्यू को रात खाने पर बुलाया, मगर उसे गांव लौटना होगा, रुकना मुमकिन नहीं। मैकबेथ का यूं उसके बेटे फिलियांस को बार बार देखना बैंक्यू को बेचैन कर रहा है। वो महल से जितना दूर रहे उतना अच्छा होगा। उनके वहां से निकलते ही मैकबेथ ने पीछे उनके हथियारों को छोड़ दिया। बेचारा बैंक्यू तो मारा गया, मगर उसका बेटा जंगल में जैसे गुम हो गया। उसे वो खोज न सके। यहाँ रात की दावत में
उन दोनों हथियारों का राजा मैकबेथ को बेसब्री से इंतजार है, जो उसके राजगद्दी को हर खतरे से सुरक्षित कर देने की खबर देंगे। मगर खुशखबरी अधूरी है। सिर्फ बैंक्यू मारा गया, उसके बेटे की कोई खबर नहीं। हैरत की बात है, अगर भविष्यवाणी मैकबेथ के लिए सच्ची साबित हुई है तो बैंक्यू के बेटे फिलियांस के लिए कहीं बात भी सच जरूर होगी। ये भविष्यवाणी अधूरी नहीं रहेगी। मैकबेथ का डर उसकी नजरों के सामने आने लगा। उसे भीड़ में भी बैंक्यू का मरा शरीर खड़ा दिख रहा है। उसकी हालत ऐसी हो गई है कि बचाने के लिए हर जंग के मैदान में उसकी ढाल बनने वाला सच्चा दोस्त भी अब उसके पास नहीं रहा। वो बौखलाने लगा। ये घबराहट भी उस जुर्म के लिए है जिसका अकेला गवाह भी वही है और हकदार भी। उसका बड़बड़ाना सभा में कई लोगों के मन में संदेह पैदा कर रहा है, खासकर फीफी के नवाब मैकडफ के मन में, जिसने मैकबेथ को राजा के खून के दिन सो रहे सैनिकों को मारते देखा था। उस रात मैकबेथ सो न सका और भोर होते ही उन जादूगरनियों को ढूंढने निकल पड़ा। एक वो ही उसके सवालों के जवाब दे सकती है, उसके मन को शांत कर सकती है। बहुत पुकारने के बाद वो उसे नजर आई। उन्होंने उसे एक प्याले में कुछ पीने को दिया, जिसके बाद युद्ध में सारे मरे लोग उसे दिखने लगे। इस बार वो उसके लिए भविष्यवाणी कर रही है। उनकी आवाज मैकबेथ के कानों तक पहुंचने लगे। सबसे पहला, जब तक महल के बाहर फैले जंगल उसके महल तक ना घुस जाए तब तक उसका ताज सलामत है। दूसरा, फीफी का नवाब उसके लिए खतरा बनेगा। और आखिर में, कोई भी इंसान जो स्त्री की योनि से जन्मा है उसे मार नहीं सकता। ये ऐसी 3 भविष्यवाणी जिससे मैकबेथ अमर महसूस करने लगा। उसका अंत नहीं हो सकता। वो सत्ता और ताकत के नशे में और चूर हो गया। अपने आप को जन्म और मरण से ऊपर समझने लगा। अब उसे मालूम हुआ कि फीफी का नवाब मैकडफ ने भागकर इंग्लैंड में छुपा बैठा डंकन के बेटे से हाथ मिला लिया है। लेडी मैकबेथ के लाख चेतावनी देने के बावजूद मैकबेथ के एक इशारे पे मैकडफ की बीवी, बच्चों, उसकी पूरी नस्ल को मौत के घाट उतार दिया गया। इन पापों का वजन इतना ज्यादा हो गया कि लेडी मैकबेथ उसे उठा न सकी और एक दिन गुजर गई। इस मुसीबत की घड़ी में मैकबेथ बिल्कुल अकेला पड़ गया। उसने जो कुछ भी हासिल किया था अब तक, वो उसकी प्रेमिका के ना रहने से बेमायने हो गए हैं। वो खुद में इतना मग्न हो गया कि इतना पास रहकर भी उसे सुन न सका। जिंदगी के इस अंधेरे में उसके पास प्यार, भरोसा, दोस्ती, किसी का सहारा नहीं बचा है। तो बस गिरना, दुख और पाप का समंदर। यहाँ जब मैकडफ को उसके परिवार की मौत की खबर खुद डंकन के बेटे मैल्कम ने दी, उसने उससे वादा लिया कि वो मैकबेथ को नहीं छोड़ेगा। ये बदला अब मैकडफ के लिए व्यक्तिगत हो चुका है। इंग्लैंड की मदद से 10,000 की सेना और फीफी के नवाब मैकडफ के बची सैनिकों के साथ उन्होंने मैकबेथ पर चढ़ाई कर दी। महल के चारों ओर जिस घने जंगल ने घेर रखा था, मैकडफ ने उसे आग लगा दी। उस आग के लपटे आसमान तक उठने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे महल को निगल जाएगी। जंगल के निकले अंगारे महल की दहलीज फांद चुके हैं। यहाँ पहली भविष्यवाणी पूरी हो गई। जंगल महल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जल्द ही लड़ाई आमने सामने शुरू हो गई। मैकबेथ ने राजा डंकन को हार के मुंह से बचाया था। इसमें कोई शक नहीं कि उसके सामने पूरी 10,000 सेना भी टिक नहीं पाएगी। लेकिन उसे एक और बात का गुरूर है कि औरत का कोई भी जना उसे छू भी नहीं सकता। मैकबेथ का अंत देखने वही तीनों जादूगरनियां युद्ध भूमि में मौजूद है। उसका सामना मैकडफ से हुआ। एक लंबे टकराव के बाद मैकबेथ ने कहा, हथियार डाल दो, मुझे ऐसा कोई नहीं मार सकता जो माँ की योनि से पैदा हुआ हो। तब मैकडफ बताता है कि वो माँ की योनि से नहीं जन्मा, उसे उनका पेट चीर कर निकाला गया था। ये सुनने के बाद मैकबेथ ने तलवार दोबारा नहीं उठाई, जैसे कि वो खुद ही इस शरीर से मुक्त होना चाहता है। इस बिना रुकने वाले सफर ने उसे थका दिया है और नींद से उसकी आंखें बोझिल हो रही है। वो बस हमेशा के लिए सो जाना चाहता है। इसके साथ अपना बदला पूरा करते हुए मैकडफ का खंजर उसके आर पार हो गया और दूसरी भविष्यवाणी भी पूरी हुई। जंग खत्म होने के बाद वहाँ बैंक्यू का बेटा फिलियांस आया और जमीन पर पड़ी एक तलवार उठाता है। स्कॉटलैंड का वारिस मैल्कम वापस आ चुका है। पता नहीं इस गद्दी का असली उत्तराधिकारी कौन होगा और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।